गुड मॉर्निंग। सेकंड मैरिज एनालिसिस करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले समझ लीजिए, एक नेटिव जो सेपरेट हो गया है अपने स्पाउस से, यानी कि डिवोर्स हो गया है और अब वो सेकंड मैरिज में इंटरेस्टेड है, उसके बाद का एनालिसिस है ये। तो उससे पहले के क्वेश्चन कि डिवोर्स भी तो होना चाहिए, वो हो चुका, ठीक है। और दूसरा, क्या सेकंड मैरिज का कॉम्बिनेशन है चार्ट में, उसको स्टडी करेंगे अलग से। डिनायल ऑफ मैरिज में इसमें अभी मिक्स नहीं कर रहे। तो यहां तक क्लियर है कि किस लिए आगे बढ़ रहे हैं इस एनालिसिस में, कि भाई सेकंड मैरिज कब होगी, द टाइमिंग। ठीक है, याद रखना हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं, योग की या बाकी चीजों को अलग से एनालिसिस करेंगे। डिबेटेबल टॉपिक है, कौन से हाउस लें, सेकंड लें, थर्ड लें, सेवंथ लें, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, कई सारे कॉम्बिनेशंस लोग बताते हैं। मिलेंगे भी आपको, कुछ टेक्स्ट में भी मिल जाएंगे। तो डिटेल में समझेंगे कि भाई हाउस कौन से लेने हैं, प्लस उसके अलावा और कौन कौन से एलिमेंट हैं जो मुझे मैरिज इंडिकेट कर पाएंगे। चलिए, सबसे पहले समझिए, फर्स्ट हाउस मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, असेंडेंट है आपका, लग्न है, चाहिए। सेकंड हाउस चूंकि फैमिली शो करता है, आपका परिवार शो करता है, तो ये मुझे चाहिए। थर्ड हाउस चाहिए मुझे, ये सेकंड से सेकंड है, ठीक है। उसके अलावा मुझे सेवेंथ हाउस चाहिए। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, ये मूल है सेवेंथ हाउस, ये आधार है। तो ये इसका कॉम्बिनेशन बली बनाएगा आपके योग को, आगे प्रैक्टिकल में समझ लेंगे। उसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट हाउस है मेरा नाइन्थ हाउस, ये मुझे चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है। क्यों हो जाता है उसका लॉजिक मैं बता देता हूं। ये है आप फर्स्ट हाउस, ये तीसरा घर है आपका प्रतिरूप, सेकंड स्टेट, यानी कि आपको जो रिप्लेस कर सकता है, मतलब आपका छोटा भाई बिल्कुल आपकी तरह ही, ठीक है। उसी तरह जब फोर्थ हाउस मदर का है, तो जो पर्सन मदर को रिप्लेस कर दे, यानी मेरी स्टेप मदर, सेकंड मदर, उसके लिए सिक्स हाउस आता है, यानी कि सिबलिंग की उपाधि दी जाती है ऐसे लोगों को, कि मदर की सिबलिंग तो उससे थर्ड हाउस। इसी तरह स्पाउस की सिबलिंग के लिए हम उससे थर्ड हाउस यूज करते हैं, जो बन जाता है आपका नाइन्थ हाउस। तो टेक्स्ट में एक्चुअली स्टेप मदर को यूजुअली सिबलिंग की उपाधि दी है, किसकी, आपकी मदर की। और सेकंड मैरिज में या सेकंड स्पाउस को सिबलिंग माना गया है आपके फर्स्ट स्पाउस का, इसलिए वहां से थर्ड हाउस को लिया जाता है। हाउस क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। केवल हाउस से काम तो होगा नहीं, कहाँ है, हाँ। तो ये हाउस है, इंपॉर्टेंट हाउस है, हाउस नंबर 9, फिर 3, 1, 2, 7, ये तो बात कर चुके। आगे बढ़ते हैं। वीनस जुपिटर, देखिए ये कारक हैं, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, ये तो आपके कारक हैं, इनको तो इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। ये टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। 9 में से 8 प्लानेट हमारे चर कारक होते हैं, जिनमें से एक होता है दारा कारक डीके। एक बार ब्रीफ कर देता हूं, आपके लग्न चार्ट में जो 9 प्लानेट हैं, उनमें से केतु को हटा दीजिए, बचे हुए 8 प्लानेट में जो सबसे कम डिग्री का हो, 8 प्लानेट केतु को हटा दीजिए, उसमें से कम डिग्री का प्लानेट कहलाता है दारा कारक डीके, ये चर कारक की श्रेणी में आता है। और अगर इसमें कहीं राहु है तो उसको उल्टा काउंट करते हैं, यानी अगर राहु 2 डिग्री का है तो उसको 28 डिग्री का कहा जाएगा, 30 डिग्री में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो दारा कारक या चर कारक का अपना इंपॉर्टेंस होता है मैरिज देने के लिए। चलिए, तो 3 एलिमेंट हो गए। चौथा एलिमेंट, अरुधा वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, पूरा एनालिसिस किया है, जिसमें आपको 12 घर की अरुधा निकालना सिखाई है। तो 12th हाउस की अरुधा, जिसे वै पद, वै पड़ा, दारा पड़ा, या उपपद या उपपदा बोलते हैं, A12 बोलते हैं और UL बोलते हैं। हम UL को लेके चलेंगे कॉन्सेप्ट में, ठीक है।
तो चौथा एलिमेंट मुझे यूएल चाहिए 12वें घर की अरुधा, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कैसे कैलकुलेट की जाती है। अगला एलिमेंट आता है 9th हाउस की अरुधा। क्यों चाहिए मुझे? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द 9th हाउस फॉर माई सेकेंड मैरिज। मैं दूसरी मैरिज के लिए 9th हाउस कंसिडर कर रहा हूं, तो इसकी अरुधा का भी उतना ही इंपॉर्टेंस हो जाएगा। ये 5 एलिमेंट्स जो हम चेक कर रहे हैं, ये अप्लाई कैसे करने हैं और ये कैसे काम करेंगे उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए। प्रमोद जी, ये इसमें डालने के लिए नहीं बोला था, कंफ्यूज हो जाएंगे अभी। अच्छा चलिए, इग्नोर करिए। देखिए मैं बता देता हूँ। एक 40 कितने 42 चार्ट थे कुछ, तो हमने एक स्टडी की है। ऐसे 4 से 5 फॉर्मेट यूज किए थे सेकंड मैरिज के एनालिसिस के लिए, उनके कुछ रिपोर्ट्स हैं। अभी मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा इस चीज़ को, इससे कंफ्यूजन अभी बढ़ जाएगा। बाद में जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको समझा दूंगा, तो अभी इसको छोड़ दीजिए, है ना। मेल पे भेजने को बोला था इसको। चलिए, पहला, जो प्लानेट डीके है यानी कि दारा कारक है, वो मैरिज दे सकता है, और ऐसे प्लानेट जो इसके साथ हैं वो भी मैरिज देने में सक्षम हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं A9 में क्या एप्लीकेशन है। सपोज एक हाउस है, राशि नंबर है 12, यहां लिखा है A9 और बैठा है सैटर्न। इसका मतलब 9th हाउस की अरुधा का लॉर्ड तो कौन हुआ? जुपिटर, जिसकी राशि में ये है। तो A9 का लॉर्ड काम करेगा सेकंड मैरिज के लिए। दूसरा, A9 के साथ कौन बैठा है? ये सैटर्न, तो ये काम करेगा। मतलब जो प्लानेट इसके साथ कंजंक्शन में है, युति में है, वो काम करेंगे सेकंड मैरिज के लिए। और दूसरा, जिस घर में, जिस हाउस में ये A9 है, उसका लॉर्ड को हम बोलेंगे A9 का लॉर्ड, वो काम करेगा। ये दूसरा एलिमेंट की रिपोर्ट है। बात करते हैं तीसरे एलिमेंट की। तो तीसरे एलिमेंट की पहला पार्ट तो सेम है, ये वाला कि एक हाउस है, मेष राशि है, मून बैठा है, और यहां पे है मेरी यूएल। तो यूएल का लॉर्ड कौन है? मार्स है, मंगल है, ये हेल्प करेगा सेकंड मैरिज में भी। और मून इसके साथ है, तो ये हेल्प करेगा सेकंड मैरिज में। इसके अलावा इसके एडिशनल एलिमेंट है। यूएल से सेकंड हाउस में बैठा प्लानेट, हाउस से मतलब नहीं है, उस हाउस के लॉर्ड से मतलब नहीं है। यूएल से सेकंड हाउस में कोई प्लानेट है क्या? यूएल से 9th हाउस में कोई प्लानेट है क्या? क्योंकि सेकंड हाउस और 9th हाउस मुझे चाहिए, तो यूएल से सेकंड हाउस और 9th हाउस में बैठे प्लानेट भी मुझे मैरिज इंडिकेट करेंगे। और चूंकि सेकंड है मैरिज, तो हम बात करेंगे 9th की। ठीक है, तो ये एलिमेंट है। प्रैक्टिकली एप्लीकेशन देखते हैं, अभी इनका चार्ट में देखेंगे। बहुत आसान करके बता दूंगा, बहुत इजी हो जाएगा, इतना सब याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए, एक चार्ट है, मेल चार्ट है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और है जो निकल के आई है हमारी स्टडी में। ये पोजीशन वीनस की, गौर से देखो, 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, पर बैठा अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। अब इस व्यक्ति के लिए मैं 7th हाउस को खराब मान लूं, या इस 7th हाउस को इसकी लॉर्ड की पोजीशन की वजह से अच्छा मान लूं। भाई, त्रिक भाव में बैठा है, खराब हो गया। अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, अच्छा हो गया। वीनस के बारे में एक चीज अच्छी है जो निकल के आई है, अच्छी नहीं, स्टडी में आई है। मेल चार्ट है अगर, और ये वीनस सप्तम का 7th हाउस का लॉर्ड होकर 12वें में मूल त्रिकोण राशि में चला जाता है, तो ऐसा व्यक्ति की वाइफ नहीं जाएगी, ये व्यक्ति खुद उसको छोड़ के चला जाएगा, डिवोर्स कर देगा। मेल चार्ट में अगर ये पोजीशन है। अगर ये फीमेल चार्ट में है तो उल्टा नहीं होगा। फीमेल चार्ट में है तो उस फीमेल का हस्बैंड उसको छोड़ के चला जाएगा, डिवोर्स दे देगा। यानी दोनों में गलती एक ही की है। ठीक है, गलती वाली बात नहीं है, ये स्टडी में सामने निकल के आया, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मेल, और ये एक मेल चार्ट है, और इस मेल ने यही किया है, अपनी प्रीवियस वाइफ को छोड़ के दूसरी वाइफ के साथ लाइफ स्टार्ट की, और बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, बहुत अच्छी लाइफ।
यानी कि कहीं ना कहीं ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में अच्छी पोजीशन में है, तो उसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं, हालांकि अभी इस एनालिसिस में नहीं जा रहे। बस वो टॉपिक आया, आप दिखा तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बाय चांस सेम चार्ट आ गया। चलिए, क्या करना है, कैसे स्टडी करना है, समझ लीजिए। पॉइंट दे देता हूं सामने, मुझे क्या करना है। मैं देखूंगा 9th हाउस को, ये बता दूंगा अभी क्यों नंबर्स लिखे। 9th हाउस का लॉर्ड कौन? मून। मैं देता हूं इनको पॉइंट, चूंकि मून 9th हाउस का लॉर्ड है, मैंने उसको एक पॉइंट दे दिया। ठीक है, क्लियर। इसके बाद मैं देखता हूं मून कहां है। मून आपको 6 हाउस में बैठा हुआ मिलेगा, और चूंकि मून यूएल आपके 12वें घर की जो अर्धा है, दारा पड़ा है, उसका लॉर्ड है, तो इसलिए मून को एक पॉइंट मैंने और दिया, तो टोटल मून के पास हो गए 2 पॉइंट। ये पॉइंट मुझे स्ट्रेंथ बताएंगे कि कौन सा प्लैनेट कितना ताकतवर है सेकंड मैरिज के लिए। तो मून को मिलते हैं 2 पॉइंट। बात करें राहु की, सेकंड हाउस मुझे चाहिए होता है, तो वहां बैठा हुआ है, एक पॉइंट दे दिया है, बाकी इसका और कोई संबंध निकल के नहीं आता। ठीक है, बात करते हैं वीनस की। अब देखिए वीनस का क्या क्या रोल है। वीनस 7th हाउस का लॉर्ड है, एक पॉइंट। वीनस अपने आप में कारक है, मैंने बताया था उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो दूसरा पॉइंट। वीनस धारा कारक है इस कुंडली का, इसीलिए तीसरा पॉइंट। वीनस 9th हाउस की अर्धा का लॉर्ड है, इसलिए चौथा पॉइंट। और ये वीनस 9th हाउस के लॉर्ड यानी कि मून से एस्पेक्ट रिलेशन में है, इसलिए 5 पॉइंट। एक एक करके मैं पॉइंट देखता हूं प्लैनेट की कंडीशन के हिसाब से, दशा से मैच भी करेंगे। तो पहले अभी इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। हाँ, वो कंफ्यूजन अलग, उसको रख दीजिए साइड में। तो वीनस को मैंने अलॉट कर दिए 5 पॉइंट। ये स्ट्रेंथ में अच्छा दिखता है मुझे मैरिज देने के लिए। दे देगा पता नहीं, देखेंगे, अभी समझेंगे, एनालिसिस पूरा होगा उसके बाद। बात करते हैं मार्स की, मंगल की। 3rd हाउस में बैठा है, मुझे चाहिए, ठीक है। उसके बाद 4th एस्पेक्ट डालेगा 9th हाउस के लॉर्ड पे, तो ये हो गए मेरे एक और एक, 2 पॉइंट। उसके बाद एस्पेक्ट डालेगा 9th हाउस पे, तो ये मेरा एक पॉइंट और हो गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हटा देता हूं, 9th हाउस का जो लॉर्ड है मून, उसका कौन है? डिपॉजिटर है। डिपॉजिटर का मतलब, भाई मून किसकी राशि में बैठा है? मंगल। मेरा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है मून, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड है। ये जिस राशि में बैठा है उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है कि अगर मंगल की दशा आएगी तो मून को रिजल्ट देने ही पड़ेंगे। और उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन और भी क्या है, डायरेक्ट एस्पेक्ट में है, इसका हाउस भी एस्पेक्ट में है। तो इसलिए मेरे 9th हाउस के लॉर्ड का डिपॉजिटर होने की वजह से एक पॉइंट मंगल को, मार्स को और दे दिया जाता है। तो कुल मिला के मार्स के पास हो जाते हैं 4 पॉइंट। ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है। बात करते हैं सैटर्न की। 3rd हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। लग्नेश यानी 1st हाउस के लॉर्ड का डिपॉजिटर है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। मैं मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। चलिए, सैटर्न एस्पेक्ट डालेगा 9th हाउस के लॉर्ड पे, तो ये हो गया मेरा तीसरा पॉइंट, ठीक है यहां पे। और सैटर्न एस्पेक्ट डालेगा 1st हाउस पे, तो ये हो गए 4th। मुझे 1st हाउस चाहिए, 3rd भी चाहिए, 9th लॉर्ड से रिलेशन भी चाहिए, तो सैटर्न को मैं देता हूं 4 पॉइंट्स। अच्छा, अब मरकरी वगैरह जैसे जो प्लैनेट हैं ये आप कर लो, एक पॉइंट लग्न में बैठा है, मैंने इग्नोर कर दिया है, ठीक है। एक बार देखने में समझ में आ जाएगा किसको हटाना है, तो हटा सकते हो। बात करते हैं जुपिटर की। 1st हाउस में बैठा है, एक पॉइंट। 2nd हाउस का लॉर्ड है, 2 पॉइंट। 7th हाउस की अर्धा को टच कर रहा है, 3 पॉइंट। एस्पेक्ट है 7th हाउस पे, 4 पॉइंट। एस्पेक्ट है 9th हाउस पे, 5 पॉइंट। और ये उच्च की दृष्टि डालेगा यहां पे। समझ में आ गया जुपिटर को 5 पॉइंट क्यों दिए? लग्न में बैठा है, तो अपने आप में कारक है। 2nd हाउस का लॉर्ड है यहां पे, 7th हाउस की अर्धा है,
सेवन्थ हाउस पे इन्फ्लुएंस है, नाइन्थ हाउस पे इन्फ्लुएंस उच्च की दृष्टि बना के बैठता है, नाइन्थ हाउस से रिलेशन बनाएगा, यानी कि यहां बैठा जुपिटर लग्न का और नाइन्थ हाउस का रिलेशन बना के दे रहा है। तो 5 पॉइंट मिलते हैं जुपिटर को। पहली चीज, क्या ये सिस्टम हो गया यहां पे कंप्लीट? नहीं हुआ, अभी तो शुरू किया है। दूसरी चीज, क्या ये कोई नियम है? नहीं है। तीसरा पॉइंट, क्या मैं ये एग्जैक्ट सिस्टम यूज करता हूं? नहीं करता, मैं इससे बड़ा फॉर्मेट यूज करता हूं। 12 पेज का एक फॉर्मेट है मेरा, और वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो उसको डिस्कस हम नहीं कर रहे। मैं चाहता हूं आप अपना सिस्टम डेवलप करें हर एनालिसिस के लिए, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। ये तो मेरा D1 चार्ट है, ठीक है ना? अभी तो D9 पे आना है। और देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके बिना होना नहीं है। आप सोचो 5 मिनट देख लोगे एक चार्ट को और कुछ निकाल लोगे, पॉसिबल नहीं है। सारे एप्लीकेशन देने पड़ेंगे, ठीक है, ब्रेन खोलना पड़ेगा, हाथ से लिखनी पड़ेंगी चीजें। चलिए, सेम एप्लीकेशन हमारे उन्हीं प्लानेट के लिए मैं D9 में कर लेता हूं। पहला प्लानेट था मेरा मून को, किधर है किधर है, ये रहा। 4th हाउस में बैठा मून। इसको पॉइंट मैं क्यों दे रहा हूं? पहली चीज इसलिए दे रहा हूं कि ये किसके साथ है? वीनस, जो कारक भी है और दारा कारक भी है, तो इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो एक पॉइंट तो ये दिया। अब दूसरा पॉइंट समझो जो आपको बताया था। 12th हाउस की अरुधा, यानी कि मेरी यूएल कहां है? 8वें घर में। इससे सेकंड में बैठा प्लानेट या इससे 9th में बैठा प्लानेट कौन है? मून। इसलिए मून को मैंने 2 पॉइंट दिए हैं। क्लियर है? यूएल से 9th का लॉर्ड 9th हाउस में है और कारक के साथ में है। चलिए, राहु को पिछली बार 1 पॉइंट दिया था, राहु की बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है, 3rd हाउस मुझे चाहिए, तो वहां बैठा है, अपनी एस्पेक्ट से 9th हाउस को रिलेट कर रहा है, तो 2 पॉइंट मैं इसको यहां पे दे देता हूं। बात करते हैं वीनस की। वीनस क्या क्या है भाई? 3rd का लॉर्ड है 1, ठीक है, कारक है 2, दारा कारक है 3, तो 3 पॉइंट तो मुझे यहां सीधे सीधे मिल गए। और चौथा पॉइंट वही कि यूएल से 12वें घर की अरुधा से 9th हाउस में बैठा प्लानेट है, तो 4 पॉइंट मैं वीनस को यहां पे दे देता हूं। चलिए आगे बात करते हैं आपके मार्स की, मंगल की कितने पॉइंट्स देने वाले हैं। 9th का तो लॉर्ड है खुद, 1 पॉइंट बन जाता है। नीचे आके देखोगे 8वें घर में यूएल के साथ है, तो आपका मार्स को मैं 2 पॉइंट दे देता हूं, ठीक है। और देखो मार्स की एस्पेक्ट कहां कहां मिलेगी? सेकंड हाउस पे मिलेगी और 3rd हाउस पे मिलेगी, तो सेकंड थर्ड दोनों चाहिए, तो मार्स को मैं दे देता हूं 4 पॉइंट टोटल मिला के। अब एक चीज और, मैं यहां आपको टॉपिक से डेविएट नहीं कर रहा। 9th हाउस का लॉर्ड जिसकी मुझे जरूरत है वो अपने से 12वां है एक तो, और दूसरा अष्टम 8th हाउस में बैठा है। क्या मैं इससे उम्मीद करूंगा? मैं प्रैक्टिकली इसका 1 पॉइंट यहां पे कम कर देता हूं, लेकिन इजी रखने के लिए मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मुझे पता है कि इसको मैं 20 पॉइंट भी दे दूंगा, इसका रोल होगा ही नहीं सेकंड मैरिज में, बना रहे सेकंड इसका 9th हाउस का लॉर्ड। ये आगे जब एनालिसिस करेंगे डिनाइल में समझ लेंगे। अभी बहुत इजी रख रहे हैं चीजों को। मार्स हो गया हमारा, बात कर लेते हैं सैटर्न की। चलिए सैटर्न किधर है? यहां। सैटर्न किसके साथ है? 1st हाउस के लॉर्ड सूर्य के साथ, 1 पॉइंट दे दिया। मरकरी के साथ है 2nd हाउस के लॉर्ड, 2 पॉइंट दे दिए। सैटर्न 7th हाउस का लॉर्ड है, 3 पॉइंट दिए। सैटर्न A9 का लॉर्ड है, 4 पॉइंट दिए। सैटर्न की 3rd एस्पेक्ट मंगल पे है, जो कि लॉर्ड है 9th हाउस का, ठीक है, तो 5 पॉइंट दे दिए आपको। इसके अलावा सैटर्न की एक और एस्पेक्ट 10th एस्पेक्ट आपको जो मिलेगी, उच्च की दृष्टि तीसरे घर पे जो मुझे चाहिए, तो सैटर्न को मिलते हैं 6 पॉइंट। अब सैटर्न का एक अलग नजरिया देखो, सैटर्न अकेला बैठ के क्या कर रहा है समझना। 7th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस को जोड़ रहा है अपने साथ सूर्य को, 2nd हाउस को जोड़ रहा है मरकरी को, 3rd हाउस को जोड़ रहा है अपनी एस्पेक्ट से, और
नाइन्थ हाउस को इन्वॉल्व कर रहा है अपनी एस्पेक्ट से। शनि कितना पावरफुल लगता है यहाँ पे, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, सातवां घर और नौवें घर का लॉर्ड, सबको कंबाइन करके एक साथ आपको रिजल्ट देने की क्षमता रखता है। ठीक है, 6 पॉइंट हो गए। चलिए बात करेंगे जुपिटर की। किधर है, ठीक है। सबसे पहले जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर आपका ये रहा। चलिए, 7th हाउस की अरुधा को कंबाइन करता है, 1 पॉइंट दे दिया मैंने यहां पे। ठीक है, चलिए उसके बाद यहां आ जाते हैं। एक तो यूएल का लॉर्ड है तो 2 पॉइंट मिल गए। ठीक है, चलिए मंगल का, मार्स का 9th लॉर्ड का डिपॉजिटर है, 3 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इतना सब करने के बाद एक सेकंड, हमने ये सब कर लिया, D1 कर लिया, D9 कर लिया। ठीक है, क्या ये मेरे लिए या आपके लिए भी हो गया आपका काम खत्म? यहां नहीं हुआ, और आगे बढ़ेंगे, करते जाओ, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, जब तक आप थक ना जाओ ना कि हाँ भैया होगा ही। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको और पढ़ाया है, सुदर्शन चक्र का सिस्टम, जहां पे हम जुपिटर का मूवमेंट एक साल के हिसाब से देखते हैं और वीनस से उसका कॉम्बिनेशन निकाल के, याद होगा वो पूरा सेशन, बहुत आसान सा चीज था। चलिए पहले बता दूं, पहली मैरिज होती है इनकी 19 साल की उम्र में। ठीक है, अब चार्ट देखना जरा, यहां है जुपिटर 12 साल में घूम के यहां 13 में, यहां 14, 15, 16, 17, 18, 19, यहां से पांचवी एस्पेक्ट वीनस पे, जो पहली मैरिज होती है 19 साल की उम्र में। चलिए अब बात करते हैं इस बार की मैरिज की। 1935 का बर्थ है, 1980 में मैरिज होती है। यह है इनका 55th ईयर, 54 साल कंप्लीट हो गए, 55th ईयर है। आगे बढ़ते हैं, 48 साल में जुपिटर यहां आ जाएगा, 49, 50, 51, 52, 53, 54 और 55 वापस यहीं। यहां से फिर वीनस के ऊपर एस्पेक्ट। तो ये जो टूल आपको बताया है अभी समझ में आएगा कि आंख बंद करके पहले टूल के ऊपर नहीं जाना मुझे कि कूद जाओ फिर बोलूंगा कि अरे ये तो होता नहीं है। पहले एमडी, एडी, ये पूरे स्ट्रेंथ दशा सिस्टम, फिर मैं अपने सारे टूल एक एक करके ऐड करूंगा, फिर मुझे स्ट्रेंथ मिलती जाएगी, प्लस होता जाएगा, प्लस होता जाएगा, और वो इंडिकेशन आएंगे। अब एक चीज इसमें क्वेश्चन और बनना जाहिर है, वो भी अभी बता देता हूं। 1980 में जो मैरिज हुई, ठीक है, तो ये मतलब यही कि जुपिटर के टाइम पे मैंने एनालिसिस क्यों नहीं किया, या जुपिटर के बाद एक्चुअली जुपिटर के अंदर मैंने पहले सैटर्न क्यों नहीं लिया, जुपिटर के अंदर डायरेक्ट जुपिटर क्यों ले लिया, ये रीजन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो। फिर मेरा कहने का मतलब, मैंने महादशा देखी, चलो जुपिटर की ठीक है, अब जुपिटर के बाद मुझे अगला प्लैनेट सैटर्न चाहिए, तो मैं जुपिटर के अंदर मैंने सैटर्न लूंगा। मैं जुपिटर के अंदर जुपिटर क्यों लिया, ये कौन आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे इतना जल्दी करवा देना है, या इस महादशा के थोड़ा सा आगे बढ़ना है और 1980 की जगह 85 में कराना है, 89 में कराना है, जुपिटर की दशा में जब सैटर्न आए तब कराना है। मतलब समझ पा रहे हो? जुपिटर के अंदर जुपिटर क्यों, जुपिटर के अंदर सैटर्न क्यों नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही दे रहा हूं, आंसर नहीं दे रहा आज मैं आपको। ठीक है, क्योंकि समझ लो हमने केवल अभी एक दशा सिस्टम फॉलो किया है, मैं आपको अभी दशा सिस्टम बताया नहीं हूं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा 4 ऐसे इंडिकेशन और दिखाऊंगा जो आइडेंटिफाई करेंगे कि मैरिज 1980 से 1982 तक में ही होगी, और जब ये होगी तो आपको जुपिटर के अंदर जुपिटर ही मिलेगा, उसके बाद सैटर्न मिलेगा, वहां से स्ट्रेंथ बन जाएगी। कैसे यूज करेंगे महादशाओं को दूसरी मैं आपको बता दूंगा। आज इतना रोक रहा हूं, अभी उन चीजों पर नहीं जा रहे, 4 से 5 एग्जाम्पल है, कल करेंगे। अभी मैं आपको 2 चार्ट दे रहा हूं